भारतीय बाजारों के लिए 2015 का साल बेहद इंटरेस्टिंग रहा। नए लाइफ टाइम हाई बने, लेकिन उसके बाद बाजारों में बड़ा करेक्शन भी हुआ। लेकिन एक बेहद इंटरेस्टिंग चीज दिख रही है बाजारों में, वो ये कि एफआईज थोड़ा पैसा निकाल रहे हैं, लेकिन हमारे यहाँ के इन्वेस्टर्स जमकर पैसा लगा रहे हैं, और वो भी म्यूचुअल फंड्स के थ्रू। और ऐसे में अगर आप देखें तो निफ्टी भले ही बहुत अच्छा प्रदर्शन नहीं कर रहा हो, लेकिन छोटे मझोले शेयर मिड कैप्स में, स्मॉल कैप्स में बड़ी इंटरेस्ट देखी जा रही है, अच्छी तेजी देखी जा रही है। आज मैं एक खास मौके पर बात कर रहा हूं। जी हाँ, मेरे सामने ये बुक है 20th एनुअल वेल्थ क्रिएशन स्टडी। जी हाँ, मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज की हर साल जो वेल्थ क्रिएशन स्टडी की जाती है, ये 20वीं वेल्थ क्रिएशन स्टडी एक खास मकसद से है, खास मुद्दे पर है, जो कि आज के समय में सबसे ज्यादा रिलेवेंट है, और इस स्टडी का नाम है मिड टू मेगा। और इसी पर बातचीत करते हैं देश के जाने माने, मैं ये कहूंगा कि सबसे बेहतरीन वेल्थ क्रिएटर रामदेव अग्रवाल साहब हमारे साथ हैं इस वक्त। रामदेव जी, स्वागत है आपका CNBC आवाज पर। आपने जो थीम चुनी है, ऐसा लगता है बेहद टाइमली है, और मार्केट में हर आदमी अभी इसी थीम की तरफ जानना और समझना चाहता है, मिड टू मेगा। इसे बताएं, ये थीम आपने क्यों चुनी और इसके पीछे क्या खास आपका ऑब्जेक्टिव है? जी, एक्चुअली 2 साल से मैं ट्राई कर रहा था कि ग्रोथ का जो एक फेनोमेना होता है स्टॉक इन्वेस्टिंग में, उसका क्या इंपॉर्टेंस है। इंपॉर्टेंस तो बहुत है। प्रॉब्लम ये है कि स्टॉक में उसका जो प्राइस है, उसमें कितना ग्रोथ प्राइस्ड इन है। जैसे आप मान लो आयशा खरीदते हैं, 50% ग्रोथ है, लेकिन मालूम है 60 का पी है। मतलब ये है कि बल्क ऑफ द ग्रोथ जो आपको दिख रहा है वो ऑलरेडी प्राइस्ड इन है। सो आप इस भाव से भी खरीदें तो हो सकता है शायद पैसे ना बने। ग्रोथ वाला स्टॉक मिले लेकिन सस्ता मिले। हाँ। वो बहुत जरूरी है। तो ये कैसे पकड़ने का कि भाई स्टॉक में सक्सेसफुली ग्रोथ है अगले 5-10 साल में, लेकिन वो बाजार को नहीं मालूम अहेड ऑफ द टाइम कैसे खरीदने का। तो उसके लिए हमने ये स्टडी की कि तो लास्ट हमने एक स्टडी की 100x। तो उसमें क्या है कि वो छोटी कंपनीज कैसे बहुत बड़ी कंपनी बनती है। तो हर कंपनी की शुरुआत बहुत छोटे से होती है और बहुत बड़ी बनती है। जैसे इन्फोसिस 50-60 करोड़ में पब्लिक इशू आई थी, और बढ़ के अभी 2-2.5 लाख करोड़ हो गए, और अभी भी आगे बहुत लंबा कहानी चालू है। कितने डिविडेंड आते हैं, कितने हजारों करोड़ के, हर सब कुछ उसका हिसाब 1000 करोड़ में है। चालू कहां से हुई? 50 करोड़ से, लेकिन 20 साल हो गए। समय 93 में आई थे, 22-23 साल हो गया। सो उस टाइप की कंपनी की कहानी कैसे करने का। लेकिन हमको रियलाइज हुआ कि ऐसे सिर्फ 47 कंपनीज हुए 20 साल में। तो हर साल 2 कंपनी, यानी कि ऐसे सिर्फ 47 कंपनियां जिन्होंने 20 साल में 100 से ज्यादा के रिटर्न दिए। हाँ। तो मतलब उनको चुनना बड़ा मुश्किल काम है। हाँ, काफी आयाग्राम गैराम टाइप के हुए हैं कि मतलब Y2K में आपका सत्यम या SSI या यूनिटेक, ये सब बढ़े लेकिन घट गए, खत्म हो गए। मतलब शेयर को एक्चुअली नेट नुकसान ही हुआ हमारे शेयर को। जो जिंदा है कंपनियां, हाँ, आज के दिन में आप बेच सकते हैं। ऐसे वो 47 कंपनी थे। तो लेकिन 20 साल में 47 कंपनी, पोर्टफोलियो तो बनेंगे नहीं, और आप इतने भाग्यवान भी नहीं हो कि सब कंपनी आपके पास ही आ जाएंगे। बिल्कुल, ठीक है ना। सो हाउ डू यू बिल्ड योर पोर्टफोलियो? सो वन इज ऑफ कोर्स व्हेनेवर यू बिकम लकी अबाउट 100x एंड you can buy as much as you want, but still you want to build a portfolio. तो उसके लिए हमने सोचा कि let's look at mid to mega instead of 100x. Let's look at 10x opportunities, 10x in a shorter period of 5 years. अच्छा, तो आप ये कह रहे हैं कि बजाय 20 साल में ऐसे स्टॉक ढूंढे जो 100 गुना बढ़ जाएं, उसके बजाय 5 साल में ऐसे स्टॉक ढूंढे जाएं जो 10 गुना हो सके। That is mid to mega. हाँ, टॉप 100 कंपनीज को हमने मेगा कंपनी बोला। तो हमने जब नंबर किया तो मालूम पड़ा कि हर साल 95 to 2015 तक टॉप 100 कंपनीज अबाउट 75% ऑफ मार्केट होता है। राइट। ऑल मार्केट कैप ऑफ द कंपनी 100 कंपनीज इज अबाउट 75%। सो दैट इज 2/3 ऑफ द मार्केट। सो सबका एस्पिरेशन रहता है कि छोटे से या मध्यम वर्गीय कंपनी से हम बहुत बड़ी कंपनी बने। सब लोग सोचते B1 B2 वाली कंपनी खरीदो जो कभी न कभी सेंसेक्स और निफ्टी में आ जाए। हाँ, लेकिन ये भी ऐसा कोई इजी काम नहीं है। 99% mini company remains mini, mid remains mid, and large remains large. But some companies, करीब 10-12 कंपनी हर साल वो क्रॉस ओवर करती हैं। Okay. और क्रॉस ओवर करती हैं मिड से। तो हमने क्या किया, टॉप 100 कंपनीज को मेगा बोला है, 100 to 300 को मिड बोला है, और 300 के नीचे जितने भी 1500 कंपनीज हैं उसको हमने मिनी बोला हुआ है। तो इसके पीछे जब आपने ये तो आइडेंटिफाई किया डेटा के लिहाज से कि मिड कैप कंपनी में ताकत है मेगा कंपनी बनने की, लेकिन वो सबसे बड़ा एक ट्रिगर पॉइंट क्या होता है जिससे ये आप अंदाजा लगाना शुरू करें कि हाँ, ये मिड कैप कंपनी में ताकत है बड़ी कंपनी बनने की? देखिए अनिल जी, हर चीज जो है बाजार में, एटलीस्ट मेरा तजुर्बा है 30 साल का, वो कोई न कोई कहानी से चालू होती है। एक तो आप डेटा क्रंचिंग कर सकते हो, वो भी एक अपने आप में कहानी जनरेट करने वाली बात है। एक आधा आइडिया तो पक्का मिलेगा आपको, लगे रहेंगे तो। लेकिन मैंने देखा है कि
जो सेकेंडरी सोर्सेज हैं, जैसे आप टेलीविजन देख रहे हैं, आपको कोई चीज़ बहुत पसंद आती है, कोई एडवर्टाइजमेंट बहुत अट्रैक्टिव होता है, लेकिन पहली बार देख रहे हैं आप, तो जाके देखें सही ये कंपनी करती क्या है, ये प्रोडक्ट जो है कंपनी लिस्टेड है क्या, कौन सी कंपनी क्या कर रही है, कितना बड़ा प्रोडक्ट है, तो वो एक तरीका होता है। दूसरा ये है, आपको कई दोस्त भाई बताते हैं कि भाई ये कंपनी बहुत अच्छी चल रही है, पेज इंडस्ट्री के जॉकी अंडरवेयर बहुत बिक रहे हैं, तो आप जाके पता करो क्या है। सो इस टाइप का जो है, अच्छा कई आप रिसर्च रिपोर्ट्स पढ़ते हैं, न्यूज़पेपर में आर्टिकल्स आते हैं, मैगजीन्स में वो प्रोफाइल्स आते हैं, आप लोग इंटरव्यूज करते रहते हैं, तो वो कहीं न कहीं जाके आपको ये समझ में आता है कि यहाँ पर एक्सेलेंस है। एज अ कंज्यूमर और एज एन ऑब्जर्वर यू सी देयर इज अ एक्सेलेंस। वो एक्सेलेंस को जो जाके आप टेस्ट करें कि कितनी बड़ी, मालूम पड़ा कंपनी 1500, 1000, 1500, 2000 करोड़ कंपनी है, उसमें 100-150 करोड़ का नफा है और ग्रो हो रहा है बहुत जोर से, हालांकि थोड़ा महंगा है, 15-20 का पी है, तो फिर वहां से फिर कहानी चालू होती है। तो वो हो गया आपका आइडेंटिफिकेशन ऑफ द टारगेट, क्योंकि कहाँ ग्रोथ होगा वो सबसे बड़ा डिफिकल्ट है। तो सबसे पहले तो कोई न कोई इंटरेस्टिंग कहानी होनी चाहिए। ये कंपनी कुछ ऐसा काम कर रही है जो आपको क्लिक करे, हाँ, कि यूनिक है या फिर इसमें बढ़िया पोटेंशियल है। यूनिकनेस से ही क्लिक होता है, यूनिकनेस से ही क्लिक होता है कि जैसे देखिए, जैसे पेज की कहानी, पेज में बर्कशायर हैथवे के एनुअल जनरल मीटिंग में गया था ओमाहा 7-8 साल पहले, तो वहां पर उन्होंने फ्रूट ऑफ द लूम खरीदा, बफेट साहब ने, बैंकरप्सी से। तो मैं बोला क्यों खरीदे भाई आप, तो पता कि मालूम पड़ा 37% ऑफ ऑल द फीमेल अंडरगारमेंट्स इज मेड बाय दिस बैंकरप्ट कंपनी इन यूएस। देन मैं बोला इंडिया में क्या है ऐसा चीज, तो मालूम पड़ा पेज है। अच्छा, पेज बहुत छोटा था उस समय 400-500 रुपये का भाव होता था और 700-800-900 करोड़ का, लेस देन 1000 करोड़ का मार्केट कैप था, बट ग्रोइंग एट 35-40%, ROE ऑफ 40%, स्ट्रॉन्ग ब्रांड, पे आउट वेरी हाई, वेरी स्ट्रॉन्ग ब्रांड, बहुत अच्छा डिस्ट्रीब्यूशन था। तो वहां से फिर आप कहानी चालू करिए और देखिए क्या हो गया। वेल्थ क्रिएशन स्टडी में इस खास शो में वक्त एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे। रामदेव अग्रवाल साहब से हमारी चर्चा जारी रहेगी, बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सबका स्वागत है मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज की 20वीं वेल्थ क्रिएशन स्टडी, और हम बातचीत कर रहे हैं रामदेव अग्रवाल साहब से। मैं आपकी स्टडी में जो देख रहा था, और ज्यादातर जो ये थीम निकल कर आ रही है वो कंजम्पशन रिलेटेड स्टॉक्स में, क्या वहां पर सबसे ज्यादा संभावनाएं बनती कि ये मिड कैप शेयर मेगा या लार्ज कैप शेयर्स में बदल जाएं? ऐसा नहीं है कि आपको खाली कंज्यूमर से आएगा बड़े आइडिया, लेकिन यहाँ के जो लोग हैं, जैसे हीरो होंडा है या भारती है या आइशर है, अभी मतलब रॉयल एनफील्ड चला, या सो ये सब जो कंज्यूमर सेंटर, जैसे इमामी है, सो ये सब क्या है, कंज्यूमर फेसिंग आइटम्स है। ये जो आप ये कह रहे हैं कि 100 से 300 इस रेंज की मार्केट कैप वाली कंपनियां, टॉप 100 तो ऑलरेडी हम लार्ज कैप में या मेगा कैप में रखते हैं, तो इनमें से अगर ऊपर की तरफ जिन्हें शिफ्ट होना हो कि भाई 5 साल में ये लार्ज कैप में शिफ्ट हो सकती है, एक आपने आइडेंटिफाई कर दिया कि ये लीडर हैं, इनकी यूनिक ब्रांड है, यूनिक स्टोरी है, लेकिन वैल्यूशंस के लिहाज से, क्योंकि कई बार क्या होगा कि ये बड़ी महंगी होंगी, तो फिर इन्हें खरीदा कैसे जाए, कब खरीदा जाए, क्योंकि जब आपको स्टोरी नजर आती है तब तक शेयर बहुत बढ़ चुके होंगे, फिर कॉन्फिडेंस नहीं होगा कि क्या हम क्या करते हैं, नीचे देखते हैं, अरे यहाँ से यहाँ तक आ गया बस। हाँ, तो उसमें फिर कैसे शेयर पसंद करने का? तो इसमें जैसे लास्ट स्टडी में क्या बोला था, यू नीड विजन, यू नीड करेज, यू नीड पेशेंस। तो इसमें क्या है कि विजन, करेज, पेशेंस, तो वो उसी ऑर्डर में चाहिए। सबसे पहले विजन चाहिए कि भाई इस कंपनी का हो क्या सकता है। सी, कोई चीज आप मतलब मेकिंग मनी इन स्टॉक मार्केट, यू कैन नॉट मेक इट मैथमेटिक्स, मतलब वो साइंस नहीं है, कुछ हद तक तो आर्ट आता ही है। तो आपको जो आगे का जो ग्रोथ जो है वो समझना पड़ा, अगले 5 साल में कितना ग्रोथ करने वाला है। अच्छा, मिड कैप की थ्योरी इस वक्त बड़ी इंटरेस्टिंग इसलिए भी दिख रही है क्योंकि लोकल मनी काफी आ रहा है, हमारे इन्वेस्टर्स म्यूचुअल फंड में पैसा लगा रहे हैं, SIP कर रहे हैं, समझदार हो रहे हैं, और हमारे लोकल फंड मैनेजर भी ज्यादा समझदार होने की बजाय दिग्गज शेयरों में पैसा लगाएं, जहाँ FIs हैं वो कभी भी बेचकर चले जाए, मूड खराब हो, हम भी मिड कैप में पैसा लगाएं, स्टोरी ढूंढें। तो फिर ऐसे में क्या ये सही वक्त है अगले 5-10 सालों के लिए? आपको लगता है कि मिड कैप शेयरों में, अच्छी क्वालिटी मिड कैप शेयरों में बड़ी तेजी होने वाली है? अच्छी क्वालिटी मिड कैप शेयर्स बॉट एट रीजनेबल प्राइस, वो हमेशा के लिए अपॉर्चुनिटी है। शेयर बाजार हमेशा के लिए अपॉर्चुनिटी, मैं बोलता हूँ ना, बाजार जितने नीचे जाएगा उतना अच्छा होता जाएगा, क्योंकि 2020 में जहां पहुंचना बाजार तो वहां तो पहुंचेगा ही। आज आप जो है 100 रुपए के बदले में 80 में खरीद लें और अच्छा है, तो आप 80 में खरीदना चाहते हैं, 70 में खरीदना चाहते हैं, ये आपकी मर्जी है, लेकिन लोग खरीदना चाहते हैं 120 में,
लोग चाहते हैं कि बाजार इमीडिएटली 120 हो जाए और सब के सब चढ़ जाएंगे उसके ऊपर। सो एक्चुअली जिसको 5 साल के लिए शेयर खरीदना है उसके लिए इससे अच्छा कोई टाइम नहीं मिल सकता। उसको रोज प्रार्थना कर दीजिए बाजार 5 टका गिर जाए ताकि वो सस्ता खरीद ले माल। जैसे आपको घर खरीदना है, आपको घर एकदम पसंद है, ये घर खरीदने का है, तो 10 करोड़ के बदले में यदि 8 में मिल जाए, 7 में मिल जाए तो बहुत बढ़िया है ना, क्योंकि घर तो वही मिलना है आपको। तो आपका घर जो है वो 2020 का वैल्यूएशन है, वो तो जो होना वो होगा, आप कुछ नहीं कर सकते उसको। तो इस हिसाब से फिर मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि क्या रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए ये एकदम सही वक्त है, क्योंकि लोग ये डर ऐसा बना हुआ है कि हम 9000 के हाई से 17% 18% नीचे आ गए हैं, 2015 का साल बड़ा खराब रहा है, तो ये समझना चाहिए कि अच्छा है ये साल खराब रहा है तो अगले साल के लिए आउटलुक बेहतर है। आप 25 साल का सीरीज देख लीजिए, 1 साल ऊपर 1 साल नीचे होता है। तो आपका 2014 ऊपर था 30 टका, 2015 5-10% जितना भी नीचे आएगा उतना नीचे हो गया। 2016 बाय लॉ ऑफ एवरेजेस इट विल बी हायर, है ना। बाकी वी कैन कीप एक्सप्लेनिंग कि क्यों ऊपर होगा, अर्निंग्स ग्रोथ आएगा, पी मल्टीपल होगा, इंटरेस्ट रेट नीचे आएगा, वो सब बोलते रहेंगे, लेकिन एक्चुअल पैसा बनेगा शेयर्स में। तो आपको बाजार ऊपर जाए चाहे नीचे जाए, आपको तो पैसा कमाना ही है। तो उसके लिए क्या है कि आप कंपनी ऐसी खरीदें जिसमें ग्रोथ हो, जिसमें लीडरशिप हो, जिसमें अच्छे क्वालिटी मैनेजमेंट हो, जिसका आगे भी ग्रोथ चालू हो और आपको रीजनेबल प्राइस मिले। ये कभी जीएसटी पास होने नहीं पास होने का डर, कभी अमेरिका में ब्याज दरें बढ़ने नहीं बढ़ने का डर, ये सब चीजें भूल कर तो ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों आ जाएंगे ना साथ में, तो ही नहीं बता सकता क्या होने वाला है, और वो भी इंडियन पॉलिटिक्स। तो इम्पॉसिबल है, उसके बेसिस पे तो आप शेयर खरीदो तो मालूम भी नहीं पड़ा, रास्ता भी नहीं मिलेगा। तो क्या है कि वी हैव टू टेक केयर ऑफ आवर ओन डेस्टिनी। हमको हर चीज, और खराब समय में अच्छी चीजें भी सस्ती मिल जाती है, और आजकल बहुत अच्छे आईपीओ आ रहे हैं फॉर अ चेंज। पहली बार ऐसे सीरीज में अच्छे आईपीओ आ रहे हैं, जैसे इंडिगो आया, फिर एल्केम आया, फिर डॉक्टर लाल का पैथ लैब आया, अभी वो हॉस्पिटल कंपनी में आ रही है, नारायण, बहुत हाई क्वालिटी कंपनी आ रही है, बहुत अनयूजुअल है। सो मेरे को लगता है यहाँ से जो प्राइवेट इक्विटी एडेड जो कंपनीज हैं, अच्छी कंपनीज आएंगी। सो यू शुड बी लुकिंग फॉर देम ऑल्सो। मैं आपकी स्टडी में पढ़ रहा था कुछ इंटरेस्टिंग थीम्स टायर स्टॉक्स की, या फिर एनबीएफसीज हैं, या फिर फार्मा कंपनियां हैं जो आपको लगता है मिड से लार्ज कैप में जाने की, मिड से मेगा में जाने की कैपेसिटी रखती हैं। क्या वजह है आपको इन सेक्टर्स की कंपनियां ये पसंद आई हैं? एक तो है कि आपका जो फार्मा वाला जो है वो तो वैल्यू माइग्रेशन है, एंड इट्स अ ग्लोबल वैल्यू माइग्रेशन, और अभी हमारे पास 14-15 बिलियन डॉलर का ही हो रहा है। ये तो लगता है कि आईटी के जितना बड़ा होगा, ये बहुत बड़ा काम होगा इसमें। कुछ लोग बोलते हैं कि इट विल बी बिगर देन आईटी, ठीक है ना, क्योंकि फार्मेसी जा नहीं रहा है। क्योंकि मैं इसलिए भी इस पे आपसे ज्यादा पूछना चाहता हूँ क्योंकि इस बार अभी लोगों को बहुत डर है फार्मा से कि पता नहीं कब किस कंपनी के लिए यूएस एफडीए का लेटर आ जाए। तो लेकिन पोटेंशियल है इस सेक्टर में, बहुत पोटेंशियल है इसमें, और ये पोटेंशियल बहुत लॉन्ग टर्म पोटेंशियल है, ठीक है ना। सो इसमें क्या है, अभी भी नई कंपनी आ रही है, 200-400 करोड़ वाली कंपनी सडनली, अजंता फार्मा हमारा जो फास्टेस्ट वेल्थ क्रिएटिंग कंपनी है इस बार में, वो मतलब 4-5 साल पहले 200-300 करोड़ कंपनी थी। तो आप देखिए पूरी जर्नी कैसे हुई है। सो 10 क्या होता है बाजार में, 10-15 करोड़ कंपनी जो कंपनी कमाती है वो बिलो रडार रहती है अब द सीरियस इन्वेस्टर, कोई उनके बारे में बॉदर नहीं करता, लेकिन कंपनी तो अपने हिसाब से मेहनत करे जा रही है ना। वो उस समय जब 15-20-25 करोड़ 50 करोड़ कमाते रहती है, जब बिलो रडार है, बड़े लोगों को ध्यान नहीं आता है, उस समय आप अपना रिसर्च करके आप अपना पोजीशन ले लें, क्योंकि कंपनी की क्वालिटी तब भी उतनी अच्छी होती है। नारायण मूर्ति का जो इन्फोसिस था, जब उनका विजनरी था, विजन जो था, वो 93 में 1 पैसा कम नहीं था, शायद अभी ज्यादा था। उस समय उनको अगला 20 साल बहुत सही दिख रहा था, यहां से अभी 20 साल उनको नहीं दिखता है। समझ रहे मैं क्या बोल रहा हूँ? तो एक फेज था, उस समय आप उनसे मिलते हैं और उनसे आप आधा घंटा सुनते हैं, यू वुड हैव डेफिनेटली बॉट इन्फोसिस। और उसके बाद तो पूरी मतलब 100% हर साल अगले 10 साल तक का जो रिटर्न हुआ वो उनको भी नहीं मालूम था, वो अच्छा काम करते चले गए और फिर बाजार ने रिवॉर्ड किया। वेल्थ क्रिएशन स्टडी में इस खास शो में वक्त एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे। रामदेव अग्रवाल साहब से हमारी चर्चा जारी रहेगी, बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सबका स्वागत है मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज की 20वीं वेल्थ क्रिएशन स्टडी, और हम बातचीत कर रहे हैं रामदेव अग्रवाल साहब से। आपने कुछ और ऐसी थीम्स चुनी है टायर कंपनियों की या एनबीएफसी, यहाँ पर आपको क्या? एनबीएफसी में वैसी अपॉर्चुनिटी है आपको। देखिए 65% इज पब्लिक सेक्टर बैंकिंग, 35% इज लार्ज प्राइवेट बैंक्स। अब उन क्या होता है कि बैंकिंग स्टॉप्स एट अबाउट ब्रांच लेवल, ब्रांच के आगे जो आपको कस्टमर तक पहुंचने का काम है वो एनबीएफसी ही करता है हर चीज में। तो ब्रांच से क्या, ये सब रॉयल लोग हैं, ये
बैंक वाले उठ के जाते नहीं। तो लेकिन कस्टमर तो अपने घर में बैठा हुआ है, और यहाँ का कस्टमर इंडिया का, गांव में, यहाँ वहाँ बहुत जगह, तो उनको बेसिकली एनबीएफसी कैटर करते हैं। जैसे पुराने ट्रक्स हैं, उनका रिफाइनेंसिंग करने का तो श्रीराम ट्रांसपोर्ट ही करने वाला है ना। कोई बैंक वाला के बस की बात ही नहीं कि उसको जाकर रात को पकड़ के उससे पैसा इकट्ठा करे। तो एनबीएफसी हैज अ रोल टू प्ले। और इवन हाउसिंग फाइनेंस, तो हाउसिंग फाइनेंस में जो हर एक एक छोटे छोटे यूनिट का 5 लाख, 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख का जो असेसमेंट करने का है कि भाई आपके पास सैलरी स्लिप्स नहीं है, बट स्टिल यू आर इंटाइटल्ड टू अ हाउस एंड मॉर्गेज फॉर दैट, वो कौन करेगा? आपका वर्किंग पॉपुलेशन तो सिर्फ 15% है, लेकिन हाउसिंग तो पूरे 100% को चाहिए ना, तो बाकी 85% कौन देगा? और ये बैंक वाले देंगे नहीं। सो ऑब्वियसली एनबीएफसी वहां पर कोई 1-2% 2% ज्यादा लेके वही फंडिंग करने वाला है। सो एनबीएफसी हैज अ वेरी स्पेशलाइज्ड रोल टू प्ले एंड मैसिव ग्रोथ अपॉर्चुनिटी। और कुछ कंपनियों में इसमें देख रहा था कि पीडीलाइट जैसी जो बड़ी स्ट्रॉन्ग ब्रांड कंजम्पशन थ्योरी है, वो भी आपकी लिस्ट में फीचर हो रही है। तो ओवरऑल फिर ये समझना चाहिए कि ग्रोथ पोटेंशियल वाली कंपनियां काफी है, बस जरूरत है कि सही वैल्यूएशन पे उन्हें इस वक्त मार्केट में आइडेंटिफाई किया जाए। आपको विजन होना बहुत जरूरी है कि आगे ग्रोथ ऐसी होगी। पीछे हुआ दैट्स एन इंडिकेशन, लेकिन खाली उसको देख के ये समझ में नहीं आएगा कि इसका आगे 5 साल चलेगा। तो आप मैनेजमेंट इंटरव्यू लो, आप उसका कंपटीशन देखो, भाई वो जो आपका जो मेहनत है वो कम नहीं कर सकते आप। ये स्टडी आपको ये हेल्प करेगी कि क्या क्या पूछने का, कहां पर पूछने का, बट यू कैन नॉट गेट अवे फ्रॉम डूइंग योर हार्ड वर्क। एक वर्ड में सोचा था कि आपसे जरूर बात करूंगा, बड़ा इंटरेस्टिंग, लोलापालूजा। ये आपने अपनी ग्रोथ जो आपके पहले ग्रोथ के 4 पैरामीटर्स थे, उसके साथ ये वर्ड लगाकर आपने समरी बनाई है। इस वर्ड का मतलब क्या है और हमारे स्टॉक मार्केट के कॉन्टेक्स्ट में ये कैसे फिट होता है? ये सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड है फॉर अंडरस्टैंडिंग स्टॉक मार्केट एनीवेयर इन द वर्ल्ड। लोलापालूजा मीन्स लॉट ऑफ फैक्टर्स कमिंग टुगेदर टू गिव एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिजल्ट। हाँ, इट कैन बी नेगेटिव, इट कैन बी पॉजिटिव। ये 2007 में जो कोलैप्स हुआ पूरे वर्ल्ड का, वो एक लोलापालूजा इफेक्ट था। मतलब बहुत सारी नेगेटिव, कंसंट्रेशन ऑफ रिस्क, ग्लोबल क्रेडिट, चीप क्रेडिट, वो सब एक साथ आ गया। जैसे अमिताभ बच्चन, ही इज अ लोलापालूजा। ऐसा हर हीरो नहीं बनता ऐसा, राइट, है ना। हर हीरो के ऐसे बात नहीं कि यूपी से कोई आए तो और लंबा हो 6 फुट का तो मतलब हीरो बन जाएगा, ऐसा कोई जरूरी नहीं। बहुत लोग धक्के खाते रहते हैं जुहू में, लेकिन सब कोई भी आदमी अमिताभ बच्चन नहीं बन सकता। सो बिकमिंग अमिताभ बच्चन इज अ कॉन्फ्लुएंस ऑफ इवेंट्स। सो ऐसी कंपनीज जो है ना, ये तो एक एक आदमी की बात कर रहे हैं, एक एक कंपनी की अपनी अपनी कहानियां हैं। कोका कोला कैसे बना, या आईबीएम कैसे बना, इन्फोसिस कैसे बना, टीसीएस कैसे बना। सो ये कॉन्फ्लुएंस ऑफ इवेंट्स है। यदि आप उसको जल्दी देख लें, उस सक्सेस को, उस फेनोमेना को पहले देख लें आप, तो आप बहुत पैसे कमा सकते हैं। और 10 में से मान लो आपका 3 भी सही होता है, इट इज गुड इनफ। तो लगातार 20वीं वेल्थ क्रिएशन स्टडी मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज की तरफ से ये कह रहे हैं कि हिंदुस्तान के बाजारों में, हमारे इक्विटी मार्केट में ढेर सारे मौके हैं, और मौके ऐसी कंपनियों में हैं जो अगले 5 सालों में 10 गुना से ज्यादा रिटर्न बना सकती है। और खास तौर से वो भी ऐसी कंपनियां, कोई बहुत छोटी, बहुत 10, 20, 50 करोड़ वाली कंपनियां नहीं, ये बेहतरीन कंपनियां हैं जो 100 से 300 नंबर तक मार्केट कैप में आती है। और इनकी पूरी संभावना है कि आगे चलते हुए यही कंपनियां आपको टॉप 100 निफ्टी में दिखे, सेंसेक्स में दिखे आने वाले 5 सालों के बाद। वक्त है आपको इन बेहतरीन कंपनियों को पहचानने का और उनमें पेशेंस के साथ निवेश करने का। और अगर आप ये काम नहीं कर सकते तो फिर शायद बेहतरीन फंड मैनेजर्स के भरोसे छोड़ें, ये ज्यादा बेहतर होगा ताकि आपका निवेश सही हो सके। रामदेव सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे लिए वक्त निकालकर इस स्टडी को हमारे साथ डिस्कस करने के लिए। तो इस खास शो में आज के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, बने रहिए हमारे साथ की आवाज पर। नमस्कार।